तो कहते हैं 8 घंटा सोना चाहिए। क्या हम लोगों की नींद 8 घंटे होती है? हाँ सर। गुड। ये बहुत अच्छा है कि 8 घंटे नींद होती है। अगर मान लीजिए अभी आपका रूटीन में 5 घंटे नींद हो रही है, 5.5 घंटे नींद हो रही है, तो अचानक से 8 घंटे करेंगे तो बाकी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होगा। तो आप उसको ना 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसको आप बढ़ा लीजिए। ठीक है। आधा घंटा, 20 मिनट, जितना बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा लीजिए। फिर जब वो स्टेबलाइज हो जाए रूटीन, तो फिर आप आधा घंटा करके बढ़ा लीजिए। और ये 8 घंटा ना आप पूरे 24 घंटे में ट्यून कर लीजिए। जैसे दोपहर में भी कुछ लोग 1 घंटे सो लेते हैं या आधा घंटा सो लेते हैं, उसको भी जोड़ लीजिए। ठीक है। कोशिश कीजिए 8 घंटे नींद लेने की। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो आप गहरी नींद की स्थिति में या विश्राम की स्थिति में क्रिएट होंगे। हाँ, जैसे मेलाटोनिन है, सेराटोनिन है, बहुत तरह के एंडोर्फिन्स हैं। वो तभी रिलीज होंगे जब आप विश्राम में होंगे, नींद में होंगे। और उसमें भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है। लाइट जला करके नहीं सोना है, लाइट बंद करके सोना है। ठीक है। उसके साथ में भी एक है, ब्लू लाइट को आप येलो लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके घर में अगर लाइट ब्लू कलर के हैं, ब्लूइश है, बहुत वाइट है या ब्लूइश वाइट है, तो उसको आप चेंज करके येलोइट लाइट, जिसको वार्म लाइट बोलते हैं, वार्म वाइट बोलते हैं, उस कलर में लेके आइए, थोड़ा येलोइश टाइप के। ठीक है। जैसे अग्नि का जो कलर है वो कैसा कलर है? ऑरेंज है, पीला है। ठीक, उस तरह का शेड उसमें होना चाहिए। ठीक है। और शाम के समय में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई का काम नहीं कर रहे, स्ट्रेस वाला काम नहीं कर रहे, तो लाइट ऊपर नहीं, लाइट नीचे होना चाहिए। तो वो आपको क्या करेगा? रिलैक्स रखेगा, शांत रखेगा। हमारी आँख के भीतर का जो कर्वेचर है, जहाँ पर रेटिना और दूसरे सेल्स है आँख के भीतर, उसमें जब ऊपर से लाइट आता है तो हमारे सिस्टम में दूसरे तरह के फेनोमेना वगैरह ट्रिगर होते हैं, जो हमको तनाव के लिए, एक्टिविटी के लिए प्रेरित करता है। यही चीज़ जब नीचे लाइट होता है, येलो कलर का लाइट नीचे होता है, और उसका इमेज जब ऊपर बनता है ना, रेटिना के ऊपर में, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं वो जब एक्टिवेट होते हैं तो हमारे शरीर में शांति के, विश्राम के, उस तरह के केमिकल्स सिक्रेट होने लग जाता है। पूरा सिस्टम, डीएनए वगैरह सब जो है उसी के आधार पर काम करने लग जाता है सिस्टम। ये हमारा होता है सालों सालों, कहने का मतलब हजारों सालों से, लाखों सालों से, जब हमारा इवोल्यूशंस हुआ है, हम विकसित हुए हैं। आग जो हम जला रहे हैं, नीचे आग जल रही है, कब जल रहा है? शाम के समय जल रहा है, रात के समय जल रहा है। और दिन में जो है सूरज ऊपर से चल रहा है, और सूरज हमारे जीवन को ट्यून कर रहा है। उस आधार पर हमारा पूरा शरीर और मन विकसित हुआ है हजारों सालों में। ये जो विज्ञान को लेकर के, ये जो लाइट को लेकर के जो आई है बातें, ये कितने साल की बात है? ये 100 साल की बात है। पिछले 100 साल, 150 साल की बात है। ठीक है। जहाँ चीज़ें क्या होगी, हमने लाइट ऊपर जला दिया है और रात में भी हम काम कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे जीवन जीने का ढंग, जो नेचुरल ढंग था, उसमें कैसा था? सूरज सुबह के समय में ऊपर उठ रहा है, सिर के बाद गया, शाम को फिर सूरज नीचे चले गया। और जब हमने लाइट की व्यवस्था की शाम में आग जला करके, वह आग नीचे तरफ से जल रहा है। और आग का आविष्कार कब हुआ है? लाखों साल पहले। ठीक है। करीब 10 लाख साल पहले आग का आविष्कार हुआ। उस समय से हमारे सिस्टम में इस तरह से चीज़ें डेवलप हुई हैं।
तभी जो लोग शोध कर रहे हैं वो छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं कि हमारे कहाँ के सेल कैसे हैं। उस आधार पर बोल रहे हैं कि अगर प्रकाश नीचे हो, येलोइस कलर के हो, रेडिश कलर के हो, तो वो आपको शांति देता है। नीला रंग आप में एक तनाव पैदा करता है, आपको एक्टिव बना देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ख्याल रखना है। और बहुत इंटेंस लाइट है अगर, तो वो आपको सोने नहीं देगी, विश्राम पूर्ण होने नहीं देगी। अंधकार हो जाए तो अच्छा है। अगर लाइट जलाना ही पड़ता है, आपके साथ कोई है जिसको कि अंधेरा में नहीं सोना, तो आँख पर एक पट्टी बांध ले, काली पट्टी बांध दे हल्के से, तो वो भी सही होगी। आँखों में रोशनी जाएगी तो आपका भीतर जो मन है, ब्रेन है, वो विश्राम पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो नींद को बहुत, अगर 24 घंटे में सबसे बढ़िया अगर कोई चीज़ है जिस पर कि हमको विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो वो है नींद। जब आप रात में सोने के लिए जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका पैर दुख रहा है, या आपका पेट गड़बड़ हो रहा है, या आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, तो इसके प्रति खूब जागरूक हों। ये सब चीज़ आपके नींद की क्वालिटी को खराब कर देगा। ठीक है। तो नींद की क्वालिटी को कैसे हम सुंदर करें, ये बात ध्यान रखिएगा। नींद को छोड़ के बाकी जो जाग करके जो आप काम कर रहे हैं, वो आपका 16 घंटे का समय है। चाहे फ्रेश हो रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से लौट रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, आप मूवी एंजॉय कर रहे हैं, न्यूज़ एंजॉय कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, ये सब कितना 16 घंटे का। ये 16 घंटे का क्वालिटी जो है, कौन डिसाइड करेगा कि आपका 8 घंटे का नींद ठीक से हुआ है कि नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को। तो आपको काम किस पे करना है, नींद पे काम करना है। परिणाम किस पर आएगा, आपके बाकी के 16 घंटे पर आएगा। आप रात में नींद लेते हैं, आप रात में कितनी बार करवट लेते हैं, ये तो आप काउंट नहीं करते हैं। बुद्ध के बारे में कहते हैं वो एक ही करवट सोते थे, जिस करवट वो सोए सुबह आप उसी करवट उठ रहे हैं। और हमारा सोना कैसा है, हमेशा ही बदलते रहते हैं। नींद हल्की हो जाती है, टूट जाती है। विज्ञान कहता है कि अब हम ऑब्जर्व करें तो हर 90 मिनट पर आपका शरीर नेचुरली टर्न करता है, स्वाभाविक रूप से टर्न करता है। भोजन इधर से उधर जा रहा है, उसको इधर से उधर जाना है। कितने लोगों को रात में उठ करके सुसु करने जाना पड़ता है, कितने लोग रात में उठ करके पानी पीने के लिए उठते हैं। कितने लोग रात में, देखिए रात में ज़्यादा करवट लेके कौन सोते हैं, जो लेट नाइट भोजन करते हैं, उनका करवट लेने का जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ जाता है। रात सोने से पहले कम से कम बोलते हैं 2 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर सोने के लिए 10 बजे जा रहे हैं तो आपको 8 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि अरे 8 बजे अगर हम भोजन कर लेंगे, 10 बजे सोने जाएंगे, तब तक तो भूख लग जाएगी और भूख से नींद नहीं आएगी। ये सब बातें जो है हमारे मन में फीड की गई है। भूखे रहने से नींद नहीं आती है। कुछ दिन अभ्यास करेंगे फिर भूखे भी आप सोने लग जाएंगे। और खाना खाने का क्या, वो 7 बजे या 6 बजे तक खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जब सोने जाए तो पेट बिल्कुल खाली है। तो हम बात कर रहे थे गहरी नींद होनी चाहिए। ठीक है, भोजन पे फिर आज बाद में बात करेंगे। गहरी नींद होनी चाहिए। नींद में अगर हम देखेंगे ब्रेन का जो स्टेटस है वो 4 लेवल पर होते हैं। एक, जब हम आंख बंद करते हैं और हम नींद जाने की स्थिति में हैं, मोटे तौर पर वो जगे हुए ही हैं। वहाँ से नींद में जाने में हमको 20 मिनट से 30 मिनट का समय लगता है, जहाँ पर मेरा सपना शुरू हो जाता है, स्वप्न देखने लगे।
और स्वप्न देखते देखते ऐसी स्थिति आती है कि आप स्वप्न नहीं देख रहे, विश्राम की स्थिति में चले गए, जिसको एक्चुअल स्लीप कहते हैं। और उसके बाद एक और स्थिति आती है जिसे हम कहते हैं डीप स्लीप। वो पूरी रात में किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा ऐसा रहता है। जिसका भी डीप स्लीप 20 मिनट से ज़्यादा होगा वह सुबह उठ करके बोलेगा नींद हुई, अच्छी नींद हुई। अगर 20 मिनट से कम होगा तो कहेंगे कि नींद ठीक से नहीं हो रही है। वो चाहे बिस्तर पर 8 घंटा पड़े रहें, चाहे 10 घंटा पड़े रहें, नींद ही नहीं आती है ठीक से। तो कहाँ फोकस करना है कि डीप स्लीप हमारा 20 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए उपाय करना। एक अवेक स्थिति है, जागे हुए हैं, एक सपने की स्थिति है, एक स्लीप की स्थिति है और एक डीप स्लीप की स्थिति है। नींद कितने देर हुआ, ये 3 फैक्टर्स को लेकर के बोलते हैं, चौथे को नहीं बोलते हैं। अगर 8 घंटे बिस्तर पर पड़े हुए हैं, 1 घंटे तक आप जगे ही रह गए, तो उसे हम नींद नहीं कहेंगे। हाँ, स्वप्न चलने लगा तो वहाँ से नींद शुरू हुई। शरीर एक विश्राम की विशेष स्थिति में है जहाँ विचार चल रहा है, शरीर का अब होश नहीं, शरीर के प्रति आप जागरूक नहीं है, शरीर विश्राम पूर्ण स्थिति में है। लेकिन ब्रेन अभी इतना एक्टिव है कि वो विजुलाइज कर रहा है। फिर नींद की स्थिति है जहाँ ब्रेन थोड़ा सा शिथिल हो गया, अब विजुलाइज नहीं कर रहा, विश्राम पूर्ण है। और एक ऐसी स्थिति है जहाँ आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है कि इतना धीमा हो गया है, ब्रेन एकदम शांत जैसे हो गया, तो वह डीप स्लीप की स्थिति है। ठीक है। वैसे अगर ईईजी ग्राफ को अगर देखें तो हम अभी जो बातचीत कर रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और थोड़ा आसपास के वातावरण के प्रति भी आपका ख्याल है, तो यह जो ब्रेन का वेव पैटर्न जो बनता है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये 14 हर्ट्ज से लेकर के 30 हर्ट्ज के आसपास है। हर्ट्ज का मतलब साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ये समय तो वो जागृत स्थिति है आपके ब्रेन की। जब आप सपना देख रहे होते हैं तो वो 12 से 18 के बीच है। स्वप्न भी चल रहे हैं, जैसे कि आप सोने गए और सो रहे हैं, लेट रहे हैं और आधा जागे हैं, आधा सोए हैं। कोई आवाज़ लगाएगा तो हो सकता है जवाब भी देते, लेकिन शरीर धीमा हो गया है, शांत हो गया है, बाहर के प्रति भी थोड़ा बहुत जागृति बनी हुई है और भीतर भी आप सपने चल रहे हैं, आधा चेतन आधा अचेतन, स्वप्न की स्थिति। ब्रेन थोड़ा एक्टिव है अभी, थोड़ा ज़्यादा। इसको बोलते हैं अल्फा जोन, अल्फा फ्रीक्वेंसीज। इससे भी कम फ्रीक्वेंसीज होती है थीटा फ्रीक्वेंसीज, जो 6 से 12 या 4 से 12 के बीच होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। इसमें गहरी विश्राम की स्थिति है। यहाँ पर स्वप्न चलते हैं, लेकिन बहुत गहरे सपने चलते हैं। गहरे सपने चलते हैं मतलब ये सपने वैसे होते हैं जिसे आप जीते हैं। जैसे बचपन में कोई आपके बहुत गहरी बातें आपके भीतर दब गई है, उन चीज़ों को आप जीते हैं, जो आपकी आकांक्षा है उसको। एग्जाम्पल में क्या दूं, जैसे बचपन में आपको किसी से डांट पड़ी है और आप उसके प्रति बहुत आक्रोशित रहे और आप उसको मारना चाहते हैं, तो आप वहां पर जाकर के मारेंगे
और आपका मन उसको मार करके शांत होगा। या आप उस वक्त कोई सपने देखें कि ये मुझे ये होना चाहिए था, तो आप वहाँ जा कर के वो हो जाएंगे। बहुत गहरा। वहाँ अगर कुछ ऐसी बातें भीतर बैठ गई है, या आपके पैर में चोट लग गया, या किसी ने आपको छड़ी मारा, तो आपको तकलीफ होगी बहुत ज़्यादा। आप जाग करके भी आपके पैर में भी ना वो तकलीफ आपको बना हुआ रहता है, दवा खाते हैं ठीक नहीं होती है, गहरे मन के भीतर में वो बात बैठ गई है, वहाँ पर चोट लग गया और ये बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ें, उसकी जड़ें मन के भीतर वहाँ पड़ी हुई है। थीटा जोन में जो विचार प्रवेश कर गए हैं, या सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस में प्रवेश कर गए, वहाँ पर कुछ कुछ सपनों के जरिए हम उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं। हिप्नोसिस की जितनी प्रक्रियाएं होती है, डीप हिप्नोसिस में जिसका कि इलाज हिप्नोसिस से होता है, जिन बीमारियों का, वो ब्रेन के इसी इलाके में होती है। और इससे भी नीचे हमारे ब्रेन की एक स्थिति है, इसको बोलते हैं डेल्टा जोन। वो 0 से लेकर 4 फ्रिक्वेंसी के बीच है, 4 के बीच, 0 से 4 के बीच। यहाँ ब्रेन बहुत ही धीमा हो जाता है। यही है गहरी नींद की स्थिति, जिसे हम कह रहे थे शुरू में कि कम से कम 20 मिनट तक ब्रेन हमारा यहाँ आ जाए, तो हम सुबह उठ के कहेंगे कि हमें आज अच्छी नींद आई। योग निद्रा का अभ्यास अगर आप रेगुलर करते हैं, तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन ट्यून होने लगता है, और धीरे धीरे वो इस स्थिति में जाने में सक्षम होने लगता है। बहुत शीघ्रता से कैसे चले जाए। तो अगर किसी का नींद डिस्टर्ब है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, तो वह योग निद्रा का अभ्यास अगर समय मिलता है तो जरूर करें। वो हमारे विक्स वाली जो साइट है उस पर मिल जाएगी, या यूट्यूब पर भी खोजेंगे तो मिल जाएगी। ठीक है। शरीर को कैसे विश्राम देना है, इसकी कला हमें सीखनी चाहिए। ठीक। और एक ही अभ्यास करेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें स्वयं होने लग जाएगी। हाँ, एक बात और कहनी थी कि रात में सोने से पहले कम से कम 20 मिनट पहले मोबाइल को अपने से अलग कर। नहीं तो हम लोग अंतिम में क्या होता है, मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, रील्स देखते हैं, इसके बाद फिर सोने जाते हैं। थोड़ा उसको वक्त से पहले छोड़। और अगर रात्रि में सोने से पहले कोई भजन सुन लें, आजकल तो एलेक्सा है, सबके घर में होगी, एलेक्सा को कह दें कि भाई एक अच्छी संगीत सुना दे, सोने वाली म्यूज़िक बजा दे, आप उसको सुनते 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 सो जाए। या फिर मोबाइल में ही कोई म्यूज़िक लगा लें, अच्छी म्यूज़िक, और जिससे आपका मन शांत होता है, उसको सुनते 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 सो जाए। और जो लोग नाद श्रवण करते हैं, वो नाद सुनते सुनते सो जाए। तो नींद को अच्छा करना जैसे भी, ठीक है। उसके लिए अब चलते हैं उल्टा। उठ के तो फिर आप हड़बड़ हड़बड़ सब कुछ करेंगे दिन भर का काम। चलो उल्टा चलते हैं। नींद के पहले क्या करना, लेने के पहले बिस्तर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। वो आप लोग जितना अच्छा बना सकें, सोने लायक आप बनाइए। ठीक। अगर नींद के पहले थोड़ा वॉक कर लें, 20 मिनट वॉक कर लें, तो ये और भी अच्छा। उस वॉक के पहले अगर आप भोजन कर लें तो अच्छा। ठीक। भोजन कितना करना चाहिए, इस पर तो एक अलग क्लास ही हो जाना चाहिए। उस पर कभी क्लास करेंगे, है ना। आप लोग कभी प्रश्न उठाना तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, भोजन कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए।
तो भोजन के बारे में हम कह रहे थे, सोने से 2 घंटे पहले हो जाए तो अच्छा है, और भी अच्छा है कि सूर्यास्त के पहले हो जाए, 4 घंटा पहले हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। 2017 में जापान के एक प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो जो शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी ऑटोफेजी की, और इस पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला कि अगर आप अपने शरीर को 16 घंटे का उपवास रखते हैं तो आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं, आपका बॉडी उसको कंज्यूम करने लग जाता है, इवन कैंसर सेल को भी वो कंज्यूम करने लग जाता है। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यकता है? 14 आवर्स से ज़्यादा आपको उपवास में रहना है। इसको आप 16 आवर्स कह सकते हैं, 16 आवर्स का फास्टिंग। 16 आवर्स का फास्टिंग का मतलब हो गया आपको खाने का भी कितना स्पैन मिल रहा है? 8 आवर्स का। 8 घंटे आपको भोजन करना, जैसे ऑफिस करते हैं ना 8 घंटा, 8 घंटा आप जो खाना है जितना खाना खाते रहिए। जो खाने का मतलब ऐसा नहीं कि विषाक्त भोजन कर लिए, जो आपको खाना है जिससे कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाए, अच्छा आपको एनर्जी मिल जाए, वो ले लीजिए। और 16 घंटे आप उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको नहीं खाना है। आपको पानी पी सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, लेकिन किसी तरह का सॉल्ट या शुगर नहीं लेना। थोड़ी ही देर में आपका बॉडी जो है कि उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, और इसके बाद आपके शरीर में जो भी स्टोर्ड एनर्जी है उसको वो यूज़ कर लेगा। इसमें आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा ट्राइग्लिसराइड, एक्स्ट्रा कुछ भी है, वो बॉडी सब हटा देगा। वो एक तरह से बॉडी को डिटॉक्स कर देगा वो। तो उनकी थ्योरी भी बहुत अच्छी, जिनसे उपवास संभव है उन्हें ये करना चाहिए, करके देखना चाहिए। हाँ, करके देखना चाहिए। पर मुझे याद आया, अभी का जो समय है, ये नवंबर का माह चल रहा है, ठंड शुरू हो गई है, कोई भी नया चीज़ शुरू करने का ये सर्वश्रेष्ठ समय है। अभी आप कोई रूटीन अपने जीवन में लाना चाहते हैं, प्रतिदिन योग करना है, ध्यान करना है, साधना करनी है ना, कोई भाषा सीखनी है, कोई भी चीज़ अपने 24 घंटे के समय कोई स्लॉट को डिसाइड करना है कि स्लॉट में हमको ये नया काम को अपने जीवन में जोड़ना है, तो अभी का ये समय बहुत अच्छा है। अभी से लेकर के फरवरी तक अब बहुत अच्छे से चीज़ों को रूटीन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने जीवन में कोई चीज़ जोड़िए और उसको ऐड कर लीजिए। अच्छा, अब चलते वापस। भोजन हो गया, भोजन के पहले क्या करना चाहिए? उसके बाद ठीक है, उसके बाद दिन का समय चल रहा होगा, तो नींद के लिए इतना चीज़ ज़रूरी है। कितना बजे आप रात्रि का आखिरी भोजन ले रहे हैं, और उस भोजन के बाद आप क्या कर रहे हैं, और फिर आप नींद पर जा रहे हैं। ठीक है, नींद पर किसी का और कोई प्रश्न है? हालांकि ये प्रश्न भी आपकी तरफ से नहीं था। तो 16 घंटे उपवास करेंगे तो वीकनेस नहीं होगा, बिकॉज स्टोर्ड एनर्जी भी चली जाएगी। ये हमारा शरीर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है या किस तरह से हम महसूस करते हैं, ये सब हमारी आदत पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा आदत अगर सुबह 7 बजे नाश्ता करने का है तो 7:30 हो जाएगा तो शरीर बोलने जाएगा नाश्ता कहाँ, मुझे भूख लगी है। अगर 9 बजे अगर नाश्ता करने का आदत बना लिए हैं तो 9 बजे के पहले वो खाने का मन ही नहीं करेगा, और खा लेंगे तो कैसा कैसा लग रहा है, और 9 बज के आगे बढ़ गया तो भूख लगा, शरीर चिल्लाने लगे। शरीर आदत में जीता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 6 घंटे के बाद आप कर लेते थे तो अचानक से आप 16 घंटा शुरू कर दीजिए। आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ाइए। इस विषय पर और जानकारी इकट्ठा कीजिए। पहले आप कन्विंस होइए कि
कि मुझे 16 घंटा करना है और ये किया जा सकता है और ये वैज्ञानिक तरीका है, शरीर को इससे फ़ायदा होगा। तो आप धीरे धीरे करके उसको स्ट्रेच कीजिए। जैसे आप 2 किलोमीटर रोज़ चलते हैं, बोला जाता है कि आपको रोज़ाना 6 किलोमीटर चलना चाहिए। तो पहले ही दिन आप 6 किलोमीटर चलेंगे तो शरीर तो फिर बीमार पड़ जाएगा, पता चलेगा भाई डॉक्टर के पास में जाओ, ये दुख रहा है वो दुख रहा है। तो 2 किलोमीटर चलते हैं तो शुरुआत करेंगे 200 मीटर और बढ़ा, 10% और बढ़ा दीजिए, है ना। फिर कुछ वीक्स चलने के बाद, 1 वीक 2 वीक चलने के बाद फिर 10% और बढ़ा दीजिए, फिर फ्यू वीक्स चलने के बाद फिर 10% बढ़ा दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके उसको बढ़ा करके 16 घंटे तक ले करके जाइए। हम कोई भी चीज़ यहाँ जब बात कर रहे हैं तो उसको सडन मत कीजिए, आप उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे ले करके चले जाइए। मेरे एक मित्र हैं, ओशोधारा के आचार्य हैं, वो एक बार बीमार पड़ गए और साधना उनको बहुत अच्छा लगता था, गुरु का आदेश था, साधना करते थे। और इसके बाद करते करते क्या हुआ कि उनको लगा कि बिना खाए मुझे करना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए मुझे जीना है। और बहुत सारे ऋषियों के बारे में वो सुने, संतों के बारे में, तो वो भी खाना वाना नहीं खा रहे। तो शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होते 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 उनका वज़न जानते हैं कितना हो गया? 28 किलो के आसपास हो गया। शायद बीमार पड़ गए थे या कुछ, 28 किलो के आसपास हो गया। 28 किलो का जब हो गया कि अब तो ये बचेगा नहीं, तो उनके शरीर के भीतर में कुछ ऐसा घटा, जैसे कुछ प्रकाशित हो गया, है ना, जैसे कुछ शरीर पूरा ऊर्जा से भर गया। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इतना ही कहेंगे कि लोग आशा भी छोड़ दिए थे कि ये बचेगा, और कुछ घटा। क्या घटा पता नहीं, लेकिन उसके बाद से फिर उनका शरीर रिकवर करने लग गया, और रिकवर कर लिया और बिना कुछ खाए। अब वो बिना कुछ खाए खाली पानी पी रहे हैं, और फिर जब वो उठे तो वो कुछ खाते नहीं हैं, सिर्फ पानी ही पीते हैं। हाँ, ठंडी के दिनों में कभी कभी वो चाय ले लेते हैं, अदरवाइज कुछ खाते नहीं हैं। धूप में वो समय बिताते हैं, 1 घंटा, सवा घंटा, पौन घंटा कभी, लेकिन धूप लेते हैं। उनका भोजन धूप, अगर कहें भोजन क्या है तो धूप और पानी पीते हैं। लेकिन हाँ, वो हमारी और आपकी तरह वैसे फिट नहीं दिखते हैं, जैसे कि बॉडी में मसल्स है जैसा, वैसा नहीं। मसल्स उनका कम है, वो ज़्यादा वजन नहीं उठा पाते, लेकिन वो जी रहे हैं। वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाते, धीरे धीरे ही चलते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाते। और आज 1-2 दिन से नहीं, वो सालों से कुछ नहीं खाते। आचार्य का नाम हम भूल रहे हैं, नहीं तो हम नाम अभी ले लेते। यूट्यूब पर उनका वीडियो भी है, आचार्य अमरेश जी उनका वीडियो शूट किए थे, ठीक है, उसी में उन्होंने ये डिटेल सारी शेयर किए थे। सिद्धनाथ जी, शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं। सिद्धनाथ जी, हेलो। हाँ हेलो हाँ, बोलिए। सर, मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, सुन रहे हैं। सर, एक्चुअली 20 दिन पहले मेरा हेल्थ इशू थोड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड थोड़ा पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, बोलिए ना। जी, तो सर 20 दिन पहले मुझे एकाएक उल्टी चालू हुई, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने हॉस्पिटल मुझे भर्ती किया गया। तो डॉक्टरों ने कहा कि फूड पॉइजनिंग हो रखा है, बट मेरे को चक्कर जो आ रहा था वो कंटिन्यूअस चक्कर आता रहा। तो डिस्चार्ज होने के बाद फिर मैंने ईएनटी को दिखाया, और मेरा एक राइट कान जो है वो पूरा ब्लॉक हो रखा है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो ईएनटी वालों ने बोला कि कुछ नर्वस सिस्टम पे इशू आया है, तो उसके कारण से दिक्कत हो रही है। अभी मैंने एमआरआई वगैरह सारा, स्कैन वगैरह सारा कुछ किया डॉक्टर के हिसाब से, और इंजेक्शन वगैरह भी कान में 6-7 इंजेक्शन पड़े हैं स्टेरॉइड वगैरह के, बट कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो सर, रेकी तो मैं बीच में छूट गया था, कभी कभार मैं कर रहा था।
अभी तो 15 दिन से करीब करीब मैं डेली फुल बॉडी रेकी कर रहा हूँ। और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं जल्दी से जल्दी रिकवर करूं, क्योंकि डॉक्टरों ने जितना भी अभी ट्रीटमेंट किया है ना, वो बोल रहे हैं कि मीन्स ये समय के साथ मीन्स 1 महीना 3 महीना में अगर ऑटोमेटिक रिकवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ सकता है, और सर्जरी मीन्स पूरे 1 साल के लिए रहेगा और बहुत कॉस्टली भी रहेगा, ऐसा बोल रहे हैं। और एमआरआई में निकल के आया कि सारा कुछ ओके है, सिर्फ सिग्नल जो है वो सिग्नल कहीं मिस हो रहा है। इसी का प्रॉब्लम है सर। चलिए, रेकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उसी में सब कुछ हो जाएगा। ठीक, पहला। जी दूसरा, अगर थोड़ा ऐड करना चाहते हैं तो आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी को ऐड कर सकते हैं। जी, वो भी सर 15 दिन से मैं अनुलोम विलोम भी आधा घंटा कर रहा हूँ। बहुत जोर से भ्रामरी नहीं करना है, हल्के से करना है। ठीक जी, ओके। तीसरा जो है योग का जो सूक्ष्म व्यायाम है सिर को लेकर के, वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग वाली अपर जो बॉडी है टॉर्सो की, हैंड की, सिर की, उसको आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता इसी में हो जाना चाहिए। वैसे अगर चक्कर का जो केस उसकी बारे में बात कर रहा हूँ, वो हो जाना चाहिए। वैसे ईएनटी को आपने दिखाया हो तो उन लोग एक ब्राउन कलर की मेडिसिन एक दिखाते हैं, देते हैं, जो चक्कर उक्कर को कंट्रोल कर लेता है। हमारे यहाँ अभी तो सर मैं एक मुंबई में डॉक्टर कीर्तने सर को दिखाने गया था 2 दिन पहले। उन्होंने कुछ चक्कर के लिए ही दवाई दिया है, और उन्होंने बोला कि इसका कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन है नहीं जो मैं आपको चलाऊं। बिल्कुल तो वही एक मेडिसिन है, वो नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, वो 8-10 दिन खाने के बाद वो फिर ठीक हो जाता है अपने से। और कान में सर मीन्स कंटिन्यूअस वो साउंड आता रहता है, तो फिर ऐसे किसी आचार्य से मिलिए जो साउंड के बारे में बताएं। हम आपको उसके बारे में कहेंगे कि आप ओशो धारा, अभी नहीं, समर्थ गुरु धारा, उसका प्रोग्राम है लेवल 1 एंड लेवल 2। उसमें इस साउंड के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वो ना सौभाग्यशाली है कि वो साउंड सुनाई पड़ रहा है। तो अगर आप किसी मास्टर से नहीं मिलेंगे तो ये साउंड जो है कि आपको परेशान करेगा, और किसी मास्टर से मिल जाते हैं, सदगुरु से मिलते हैं, तो वो इस साउंड को ऐसा ट्यून करेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। ठीक है ना, वो होता है ना कि पत्थर सामने पड़ा है, या तो आप उससे ठोकर खा के गिरेंगे, परेशान रहेंगे, या फिर कोई ऐसा कोई युक्ति बता दिया, आप उस पत्थर को सीढ़ी बना लिए। ठीक है, तो बेहतर है कि हम कहेंगे कि जहाँ कहीं भी नाद के बारे में बात हो रही है, वैसे संघ के साथ जुड़ें। और जो नाद कहते हैं, कान के भीतर जो आवाज़ सुनाई पड़ती है उसे नाद कहते हैं, अनहद नाद। उसका वो शुरुआती ध्वनि है, उसको कैसे सुनना चाहिए ये सदगुरु बताते हैं। बेहतर है कि ये ज्ञान सदगुरु से लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे। ठीक है, और मेरे जानकारी में समर्थ गुरुधारा में ये बताई जाती है। आपको जिसने मेरा लिंक दिया है बात करने के लिए, उन्हीं से बोलिएगा कैसे। नहीं सर, मैंने आपसे रेकी सीखी है सर, जमशेदपुर में मैंने आपसे रेकी सीखी थी। अच्छा। बट मैं उसके बाद मैं पुणे आ गया। और उसके बाद मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन अभी प्रॉब्लम आया तो मैं सोचा आपसे सलाह लूं, तो मैं रेकी कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो पुणे में है, तो पुणे में भी है वो समर्थ गुरुधारा का तो ब्रांच होना चाहिए वहाँ पर, या ऑनलाइन क्लासेस होती है समर्थ गुरुधारा के। ठीक है, उनका प्रोग्राम कर लीजिए, वो बहुत अच्छा है। ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? तो हम लोग भोजन, हाँ बोलो प्लीज। तो गो विद द फ्लो जब हम बोलते हैं ना, तो अब थोड़ा उसको अपने
तरीके से डिफाइन करेंगे क्या? गो विद द फ्लो मीन्स व्हाट? गो विद द फ्लो। हाँ, मतलब बहुत कॉमन हो गया आजकल, एवरीबॉडी सेज हाँ गो विद द फ्लो, बट गो विद द फ्लो नॉर्मल लाइफ में क्या? यू हैव टू जस्ट बैठे रहो, अपना काम करो, या फिर क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? यू हैव टू टेक स्टेप्स, कुछ करना ही है बस। चलो बाकी लोगों की राय जाने, गो विद द फ्लो का क्या अर्थ लेते हैं? भैया, हम्म। जैसे कहा जाता है, नहीं ऐसे निगेटिव वे में इसको बोलते हैं कि मरी हुई मछली जो है वो बहती है पानी की धारा की तरह, लेकिन जो जीवित मछली होती है वो धारा के अगेंस्ट में। तैरती है। तो गो विद द फ्लो का क्या मतलब है? धारा के विपरीत या धारा की ओर? धारा की ओर, वही। मतलब मर जाए। ठीक है, और कोई? श्वेता जी? सर गो विद द फ्लो का मतलब तो यही है कि जो सिचुएशन है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। रमेश जी? रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे? वो आते हैं और बीच में 2 मिनट रुक करके फिर निकल जाते हैं। लगता है कहीं और बिजी है। गो विद द फ्लो, सहजता से इस चीज को देखने की बात की गई है कि आप बहुत पैनिक मत होइए, चीज़ों के अगेंस्ट मत चलिए, लड़ाई मत कीजिए, अपने आप को उलझाइए मत। जब हवा तेज चल रही है तो बांस किस तरह से होता है? लड़ता है क्या? वो फिर हवा की दिशा में झुक जाता है। ठीक है, फिर धीरे से अपनी सहजता में वापस चले आता है। लाओ त्से इसको कहते थे कि अपने स्वभाव में रहो, अकड़ो मत, धारा के विरुद्ध मत चलो। जिधर धारा चल रही है थोड़ा सा उधर उस आवेग को पास हो जाने दो, फिर वापस आ जाओ। क्योंकि जो लड़ेगा, अगर लड़ पाया तो ठीक, नहीं तो वो उखड़ जाएगा, वे उखाड़ दिए जाएंगे, वो बहा लिए जाएंगे। वो क्या कहते हैं, घास के तिनके की तरह झुक जाओ। फिर वापस जब ये आवेग चला जाएगा तो फिर चीज़ें अपनी स्थिति पर होगी। तो कुल मामला यही है कि कैसे सरवाइव करना है, इसकी युक्ति बताई जा रही है। गो विद द फ्लो, ऑल द टाइम गो विद द फ्लो का मतलब क्या है कि हम कभी संघर्ष ही नहीं करें, लड़े ही नहीं, तो यह भी तो संभव नहीं है। जीवन में संघर्ष भी होना चाहिए, जीवन में समर्पण भी होना चाहिए, जीवन में युद्ध भी होना चाहिए, जीवन में स्वीकार भी होना चाहिए। आप वाइजली डिसाइड करिए कि आप इस वक्त किस स्थिति में हैं, युद्ध करने की स्थिति में है कि स्वीकार करने की स्थिति में, विरोध करने की स्थिति में है कि स्वीकार करने की स्थिति में है। जब किसी चीज़ को युद्ध से प्राप्त करना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए, युद्ध कीजिए। लेकिन यदि आपके पास समस्या काफ़ी बड़ा है, आपके पास वो क्षमता नहीं है, तो क्षमता को विकसित करने के लिए, स्ट्रैटेजी को और मजबूत करने के लिए 2 कदम पीछे लेना पड़ता है, तो आप ले लीजिए। गो विद द फ्लो का तात्पर्य है कि वाइजली डिसीजन लीजिए। अब किसी ने आपको कह दिया कि नहीं यहाँ तो लड़ना चाहिए, और आप जो है कि सिर पर कफन बांध करके तैयार हो गए लड़ने के लिए, तो ये समझदारी नहीं है कि आप सिस्टम से लड़ें या प्रकृति से लड़ने चले जाएं। समझ रहे मेरी बात को? कहना क्या चाहते हैं? एकदम से आप छोड़ भी ना दें, एकदम से आप युद्ध में न उतर जाएं, समझदारी पूर्वक आप रहें। गो विद द फ्लो की आवश्यकता कब पड़ रही है? जब आप किसी सिस्टम विशेष से आप लड़ रहे हैं, कुछ प्रतिकूल आप चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ आपको
सफलता नहीं मिल रही है, तब आपको क्या लगता है कि चलो अभी थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा कर लेते हैं। कितनी सारी बातें अलग अलग सिचुएशन के आधार पर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने कही है। कैसे कहते हैं, एक कहते हैं ना कि पेड़ का कुछ कितना भी आप सींचिए, फल तभी आएगा जब उसका समय होगा। कैसे करके एक है ना, केतत सींचो नीर, समय आए तरुवर फरे, केतत सींचो नीर। माने अधीर नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के कि अभी ही हो जाना चाहिए, अभी क्यों नहीं हो रहा है। तो गो विद द फ्लो का सामान्य अर्थ मेरी समझ से तो यही है कि चीजें जैसी चल रही है थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लें, आगे बढ़ें। और ये ऐसा नहीं है कि आप प्रयत्न कर रहे हैं तो अब जो है कि प्रयत्न नहीं करना है, संघर्ष कर रहे हैं अब संघर्ष नहीं करना है, ऐसा नहीं है। सभी चीजें जीवन में आवश्यक है ना? कितना लोग कहते हैं स्वीकार भाव में जीना चाहिए। ठीक है, स्वीकार भाव में जीना चाहिए तक का क्या तात्पर्य है कि जो है उसको हम स्वीकार कर ले, गलत हो रहा है तो गलत को स्वीकार कर ले, सही हो रहा है सही को स्वीकार कर ले। तो स्वीकार भाव के पहले का जो चर्चा है वो है अपने कर्म को पूरा 100% कर लें, परिणाम जो भी हो उसको स्वीकार कर लें। ठीक है, उसके पहले का पार्ट नहीं कहते हैं। गीता में कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। कहाँ बोल रहे हैं? युद्ध के मैदान पर बोल रहे हैं। और युद्ध में अर्जुन को लड़ने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। और एक लाइन लोग कोट करते हैं अहिंसा परमो धर्म, गीता में लिखा तो है, लेकिन उसके आगे का लाइन भी तो पढ़ो कि धर्म हिंसा तदैव, धर्म हिंसा करके कुछ है कि अगर आवश्यकता पड़ती है धर्म के लिए हिंसा करने के लिए भी तो उसको भी करना है। लेकिन अहिंसा से चीजें हो सकती है तो फिर हिंसा करने की क्या आवश्यकता है? तो आधे आधे लाइन को नहीं करना, गो विद द फ्लो, पूरे प्रयास कर लीजिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। ठीक है स्नेहा, यस सर। तुम्हें कुछ जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि हम जो कह दिए वो आखिरी बात हो गई। नहीं सर, मैं समझ रही हूँ। तो चलो, अब समय थोड़ा कम है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें। कृष्ण से किसी ने पूछा कि ध्यान क्या है, ध्यान क्या है? तो कृष्ण ने कहा नासाग्र दृष्टि ध्यान है। अर्थात कृष्ण ये मान के चल रहे थे कि आप आंख तो बंद कर लोगे और नाक के आगे देखोगे। तो उन्होंने कहा नासाग्र दृष्टि ध्यान है। वो मान के चल रहे थे कि नाक आंख तुम बंद कर लोगे। कुछ लोग आंख बंद नहीं किए और नाक के टिप को देखने लगे। नाक के टिप को देखना ध्यान, नाक के अग्रभाग को देखना ध्यान। और उसमें भी कुछ विद्वान ऐसे करने लगे कि नाक का अग्रभाग कौन सा है, नाक जहां पर खत्म होती है, आखिरी बिंदु जहां से हवा अंदर आती है, या कि दोनों आंखों के बीच जो एक गड्ढा है नाक कप के, जहां से नाक शुरू होती है, इसे हम अग्रबिंदु कहें कि इसे हम अग्रबिंदु कहें? कहाँ से नाक शुरू होती है। और कुछ लोग आंखों के बीच देखना शुरू किए। विद्वानों के हाथ में सूत्र जा करके और खराब हो जाते हैं। तो थोड़ा अपनी बुद्धि को किनारे रखें, आंखें बंद कर लें, नाक के आगे अर्थात सामने सहजता से देखें। ना तो बहुत दूर देखना है,
देखना तो बहुत नजदीक देखना। पलकें बंद है, रोशनी अब आंख के भीतर नहीं आ रही। कुछ रोशनी पलकों से छनकर भीतर आ रही है। हल्की प्रकाश की किरणें, दुधिया प्रकाश की किरणें या गुलाबी प्रकाश की किरणें। सहजता से देखें, कोई जोर न लगाए, एफर्टलेसनेस के साथ। श्वास सहज और गहरी बने रहे। श्वास जितनी गहरी होगी, ध्यान उतना अच्छा होगा। ध्यान का तात्पर्य है सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करना। कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना है। आंखें बंद है, जो दिख रहा है उसे देखें। जो ध्वनि कानों में आ रही है सिर्फ सुने, विचार ना करें। जो भी गंध नासापुटों पर आ रही है उसे जाने, विचार ना करें। जो भी स्वाद तत्वों से आपको अनुभव में आ रहा है उसे जाने, कोई विचार न करें। जो भी स्पर्श इंद्रियों से आपको पता चल रहा है, जैसे हवाओं का नाक से आना जाना, उसकी ठंडक, उसकी ऊष्मा, शरीर में फैलने और सिकुड़ने का एहसास, शरीर पर कपड़े के होने का एहसास, हवाओं का ठंडापन, सबको जान लें। आपके भीतर कुछ ऐसा तत्व है जो इन सबको जान रहा है। इसे ही चेतनता कहते हैं, जो जानता है। हम ऐसा मानते हैं कि वस्तुएं जानती नहीं है, उसमें चेतनता नहीं है। जीवों में चेतनता है, जिसकी वजह से वह स्वयं को बचाता है, जीवन जीता है। वैसे ही हम भी स्वयं को बचाते हैं और हम जीवन जीते हैं। जो तत्व इसके लिए दायी है, उत्तरदायी है, वह चेतना है, चेतनता है। वह आपके भीतर का तत्व, उसे हम चैतन्य कह सकते हैं, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। इंद्रियों से स्टिमुलाई को, उद्दीपन को महसूस करती है। वह स्वाद से संसार को जानती है, ध्वनि से जानती है, गंध से जानती है, प्रकाश से जानती है, स्पर्श से जानती है। यह चेतनता आपके पूरे शरीर में व्याप्त है। ठीक से देखें, इसका कोई आकार नहीं। इस शरीर में यह शरीर के आकार का है, पर क्या यह शरीर तक ही सीमित है?
क्या यह मस्तिष्क तक ही सीमित है? क्या यह न्यूरॉन तक ही सीमित है? इसकी वो सीमा रेखा कहाँ है जहां ये है और फिर इसके बाद नहीं है? आपको वो सीमा दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे दिए का लौ कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, दिए का प्रकाश कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, वैसे ही हमारे भीतर जो चेतना है, चैतन्य है, वह कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, उसकी सीमा क्या है? वह असीम है। अपनी चैतन्यता के असीमता के प्रति जागरूक हो। यह अनंत है, इसका कोई आकार नहीं। जीवन में जो भी दिव्य है वह इसी का गुण है। यह सत्य है, सुंदर है, शिवम है। यह शाश्वत है। यह जन्म मृत्यु से परे है। इसकी अनंतता में विश्राम करें।
शांत है। आपका स्वभाव आनंद है। आप शांत है, सुख दुख से परे है। आपका न जन्म हुआ न मृत्यु हुई। यह चेतना शाश्वत है। यही आपका वास्तविक परिचय है। यही आपका वास्तविक होना है, भीख है। यह देह लहर की भांति जैसे सागर लहरें उठती और गिरती, वैसे ही ये शरीर उठा है, कभी गिरेगा। इसके भीतर जो चेतना है वह शाश्वत है। खूब आनंद और अनुभव के साथ श्वास लें और छोड़ें। श्वास तो चल ही रही है, इसके प्रति जागरूक रहें। अपने देह के प्रति जागरूक रहें, स्वयं के प्रति जागरूक रहें, अर्थात अपनी अनंतता के प्रति जागरूक रहें। एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी जागरूकता को शरीर के प्रति सजग करें। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, कमरे के प्रति सजग हो जाएं और खूब आनंद और भाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी तरह से